नेक्स्ट, हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम देखने वाले हैं बर्नौली प्रमेय क्या होती है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका बेसिक क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में इसका उपयोग होता है, इसका प्रिंसिपल कहाँ कहाँ लगता है, इसका कंजर्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ हम जानने वाले हैं ए टू जेड। तो पहले हम समझ लेते हैं बर्नौली थ्योरम्स क्या है। तो बर्नौली थ्योरम्स बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होती है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। ऊर्जा यहाँ पर तीन प्रकार की ली जाती है, दाब ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का जो सम होता है वो नियतांक होता है। मतलब एक एनर्जी बदलेगी तो दूसरी एनर्जी में परिवर्तन होगा, लेकिन ओवरऑल टोटल जो कांस्टेंट रहेगी एनर्जी। मतलब हम कहें अगर स्थितिज ऊर्जा हमारी घट रही है तो किसी और ऊर्जा को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारी स्थितिज ऊर्जा घट रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ रही तो स्थितिज ऊर्जा या हाइट में कोई परिवर्तन होगा, तीनों में यानी परिवर्तन एडजस्ट होगा, लेकिन वो ओवरऑल क्या रहेगा, नियतांक रहने वाला है हमारा। तो हम देखेंगे इसकी परिभाषा। जब कोई असंपीड्य तथा आश्यान द्रव किसी नली में किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो एकांक तो द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखें दाब ऊर्जा, कामा लगाएं गतिज ऊर्जा, कामा लगाएं स्थितिज ऊर्जा। ब्रैकेट बंद करें, नियत रहती है, नियत रहती है। अब इसका बेसिक समझें, ये परिभाषा तो हमने लिख लिया है। यानी एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा है ये क्या होती है, नियतांक होती है, यानी एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। मीन्स इसका प्रिंसिपल देखें तो P प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट, यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब कोई असंपीड्य तथा आश्यान द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होती है नियत रहती है,
द्रव की नली में किसी भी बिंदु पर हम देख सकते हैं। तो चाहो तो यहाँ इस तरह जोड़ सकते हो, नली के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, नली के किसी भी बिंदु पर ये हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा अगर शॉर्ट में आएगा तो इतने लिखना रहेगा, लेकिन लॉन्ग में आएगा तो ज़्यादा नंबर में आएगा, 6 से 8 नंबर में आएगा, तो हमको डिराइव करना पड़ेगा कि ये कैसे प्रूफ हुआ और कैसे आया है, इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे ये आया है हमारा। तो हम लोग आगे बढ़े अब, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे कि इसका डेरिवेशन क्या है। उससे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो सिरा एक्स है, इधर से वाटर या लिक्विड क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, और वाई सिरे पर बाहर निकल रहा, एग्जिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि जो हाइट है एक सिरे पर h1 है और प्रेशर P1 है, एरिया यहाँ का A1 है और वेलोसिटी यहाँ की V1 है। और यहाँ पर जो वाई सिरे पर दूसरे सिरे का जो क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और प्रेशर वहाँ का P2 है और वेलोसिटी वहाँ की हमारी V2 है और वहाँ का जो हाइट है वो h2 है। ये सारी बातें हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा डेरिवेशन में। तो हम लोग यहाँ पर फिर करते क्या है, तो हम आप यहाँ समझो कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यानी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़्यादा है, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा कम होगी। और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, हमने पीछे पढ़ा भी है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगा और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना नली के कैपिटल एक्स सिरे पर दाब P2, क्षेत्रफल कौन सा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 और वेग जो रहेगा हमारा वो रहेगा V2, स्मॉल V2 रहेगा या V1 रहेगा। यहाँ पर P1 A1 B1, हम एक सिरे की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार वाई सिरे पर हमारा दाब रहने वाला है P2 और वेलोसिटी रहने वाली है V2 और हाइट h2 रहने वाली है और एरिया A2 रहने वाला है। यहाँ की जो हाइट है, यहाँ पर हाइट जो होगी हमारी, वेग क्या रहेगा, वेग रहेगा V1 और हाइट h1 रहेगी, आप देख ही चुके हो। तो ये सब लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये आप लोग देख के भी लिख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक आपको बता दें कैसे लिखना है पहले ही। तो एक्स कैपिटल एक्स सिरे
सिरे पर लगने वाला बल। लगने वाला बल क्या होगा? बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। अब यहाँ दाब क्या है हमारा? एक सिरे पर P1 है और क्षेत्रफल A1 है, तो इतना लिख लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बल हमारा आ गया है। अब एक सिरे पर अगर वर्ग चाहते हैं तो किया गया कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। क्योंकि जो वेलोसिटी है एक सिरे पर द्रव की V1 है, हम लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, बेसिक फार्मूला। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमारी चाल है V1 और समय 1 सेकेंड है, तो दूरी कितनी तय होगी? V1 होगी दूरी तय। 1 सेकेंड में V1 दूरी हमारी चली जाएगी। तो ये हम यहाँ पर अगर कार्य निकालना चाहें, अतः कैपिटल X सिरे पर 1 सेकेंड में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W1 मान लो, तो W1 बराबर बल मीन्स F गुणे विस्थापन। और विस्थापन क्या रहेगा? विस्थापन हमारा वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय 1 ही सेकेंड है, तो जो वेलोसिटी होगी उतनी दूरी वो तय करेगा। भाई हम कहें कोई चीज है वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर निकल जाएगा, वो आगे दूरी तय कर लेगा। अगर 40 में चल रहा होगा तो 40 मीटर दूरी तय कर लेगा। उसी तरह से हमारा ये F का मान यहाँ से हम लोग रख लेंगे, तो F का मान हम यहाँ से रखने वाले हैं। F का मान है P1 A1 और विस्थापन क्या है? V1 है। V1 क्या है? वेलोसिटी याद रखिएगा, V1 वेलोसिटी है द्रव की X सिरे पर। तो ये हमारा आ गया है। इसी प्रकार Y सिरे पर किया गया कार्य, इसी प्रकार अब लिख लेंगे, बार बार नहीं करेंगे। इसी प्रकार कैपिटल Y सिरे पर 1 सेकेंड में तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य तो हमारा ये W2 मान लो होगा। तो W2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और B2 हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर एक सिरे पर कार्य हुआ है P1 A1 B1, P1 A1 B1 और Y सिरे पर P2 A2 B2 हुआ है। तो हम देखेंगे कार्य में इंक्रीमेंट क्या हुआ है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं किया गया कार्य। नेट कार्य क्या होगा? W1 माइनस W2 नेट कार्य है ये, तो यहाँ मान रख लेंगे हम लोग। W1 का मान है P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2।
ये डेल्टा डब्लू हमारा आ गया है। अब डेल्टा डब्लू आ गया है तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं, पीछे आवर्तता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर हमारा A1 B1 क्या है, यानी क्षेत्रफल गुणे दूरी आयतन होता है, यानी आयतन है, आयतन में हम लोग अगर घनत्व से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा द्रव्यमान बन जाता है। यानी अगर रो से यहाँ पर हम और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो वो m बन जाएगा और रो कट भी जाएगा आवश्यकता पड़ेगी तो हम अगर यहाँ से A1 B1 बराबर A2 B2 निकालें तो रो को बटे में भेज दें तो हमारा दोनों में चूंकि रो है, ये यहाँ भी है, मल्टीप्लाई करना पड़ा है और वहाँ भी है, तो रो से मान लो दोनों पक्षों में अपने भाग दे दिया तो इन दोनों का रो कट जाएगा, उधर बटे में रो रहेगा। रो घनत्व तो है किसका, लिक्विड्स का, या जो भी आप द्रव लिए हो, या गैस भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम लोग A1 B1 बराबर क्या है हमारा m बाई रो है, A2 B2 बराबर भी m बाई रो है, तो यहाँ रख सकते हैं उसकी वैल्यू। तो यहाँ हमारा हो गया P1 गुणे m बाई रो माइनस लगाना है P2 गुणे m बाई रो। अब m बाई रो हम इजीली कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, इधर लिख लिया जाए तो हमारा डेल्टा डब्लू जो आएगा वो डेल्टा डब्लू हमारा m बाई P1 माइनस P2 और m बाई रो क्या रहेगा, बाहर निकल आएगा, दोनों में चूंकि है। इसको समीकरण हम अब 1 मानेंगे, ये समीकरण हमारी 1 आई है, इसको हम 1 समीकरण मान लें और हमें लग रहा है कि भरना पड़ जाएगा तो देख लेते हैं, भर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया है, जो हमारा आया है वो वर्क डन आ चुका है, कितना वर्क डन हुआ है डेल्टा डब्लू। ये डेल्टा डब्लू हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इरेज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, अब नहीं आएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं आगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। अब यहाँ हम मिटा दे रहे हैं ऊपर तक। आज हम इसके बारे में, इसके प्लेन कैसे चलता है, कोई वर्क करता है, सारी चीजें जानने वाले हैं। तो अब हमारा जो आया है वो समीकरण यहाँ पर हम व्यवस्थित रख लें। डेल्टा डब्लू आया है हमारा P1 माइनस P2 m बाई रो, समीकरण 1 ये हमारा आया है। और अब आगे क्या करेंगे, अब एक्स सिरे और वाई सिरे पर हम काइनेटिक एनर्जी में अंतर क्या आया है। आप जानते हैं जो एक्स सिरे पर गतिज ऊर्जा है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, वो मान लो K1 है, तो K1 क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं हाफ
mv1 स्क्वायर। इसी प्रकार y सिरे पर, इसी प्रकार इधर लिख लो, इसी प्रकार कैपिटल Y सिरे पर गतिज ऊर्जा हमारी K2 हो जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम है। यहाँ हाइट कम है और क्षेत्रफल भी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हाइट ज़्यादा होने से इसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है। जब स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। हमेशा किसी भी बॉडी को आप ले लो, आप बहुत ऊपर रखे होगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उस समय होगी, उसको छोड़ोगे वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ गतिज ऊर्जा कम होती है, और स्थितिज ऊर्जा हमारी घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ हम गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है वो देख लें। डेल्टा के क्या होगा, तो डेल्टा के बराबर हम निकालेंगे K2 माइनस K1। K1 माइनस K2 नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में गतिज ऊर्जा ज़्यादा है और पहले गतिज ऊर्जा कम थी। तो यहाँ पर हम हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर करेंगे, ये हमारी डेल्टा के है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा हाफ m कॉमन है, तो यहाँ बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, जिसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब लास्ट में क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम देखने वाले हैं। तो इधर देख लें, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो x सिरे पर कैपिटल X सिरे पर स्थितिज ऊर्जा U1 है, तो U1 बराबर mg h1 रहेगी, क्योंकि यहाँ की हाइट h1 है। और y सिरे पर, इसी प्रकार y सिरे पर लिख लो, इसी प्रकार कैपिटल Y सिरे पर U2 मान लो होगी, कैपिटल U2, तो U2 क्या होगी, mg h2 होगी। अब हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कितना कमी आई है देख लें, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ी है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है। स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी मान लो डेल्टा U है, तो U1 माइनस U2 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर mg h1 माइनस mg h2 रहेगी। ये हम लोग यहाँ पर mg कॉमन ले सकते हैं या ऐसे रखें, इसको हम इक्वेशन 1 2 3 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें। बस मान के चलिए, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है, थोड़ा सा बाकी है बस। तो ये सारे समीकरण याद रखिए, और हम अब चलते हैं फाइनल
डेरिवेशन की ओर, तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा में आपने देखा कि कमी हुई है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है, तो इसका नेट इंक्रीमेंट क्या है वो निकाल लें, वही किया गया कार्य के बराबर होगी। यानी हम सीधी सी बात करें तो जो डेल्टा डब्लू है ये बराबर होगा जो डेल्टा के निकाले हो माइनस डेल्टा यू। इस तरह से आप समझिए इसके बराबर होगा। कैसे? क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व थी। सपोज करो, मान लो एक इंस्टेंट पर 10 जूल काइनेटिक एनर्जी थी और 10 ही जूल स्थितिज ऊर्जा थी, यानी 10 जूल गतिज ऊर्जा थी और 10 जूल स्थितिज ऊर्जा थी। अब किसी समय या किसी क्षण पर मान लो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, बढ़ गई, 12 जूल हो गई और स्थितिज ऊर्जा 8 जूल हो गई। तो अंतर क्या होगा? 12 जूल, ऐसे समझो, लिख के समझो, मान लो ये U है ये K है, अभी दोनों 10-10 है। किसी समय पर ये बढ़ हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 12 हो गई है और स्थितिज ऊर्जा 8 यूनिट हो गई है। अब इनका अंतर क्या हुआ, 4 यूनिट, 4 यूनिट आया, क्योंकि 12 माइनस 8। अब यही जो 4 यूनिट है इसी के कारण तो वर्क हुआ होगा, यानी ये जो एनर्जी है इसी के कारण ये वर्क हुआ है, यानी इसको इसके बराबर हम लोग करा सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। जो इधर ऊर्जा में वृद्धि हुई है उसी के द्वारा ये वर्क हुआ है। आशा करते हैं ये बात समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर हम लोग रख दें, बस हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है। तो हम W बराबर अभी क्या निकाले थे P1 माइनस P2 और M बाई रो के बराबर, ये देखो यहाँ लिखा है हाफ M B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर माइनस, ये देखो लिखा है डेल्टा U का मान, M G कॉमन ले लें तो हमारा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 रहेगा। ये हम रख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, M M M कॉमन लेके भी काट सकते हैं, डायरेक्टली भी काट सकते हैं, और रो का मल्टीप्लिकेशन इधर करा दें तो हमारा P1 माइनस P2 बराबर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ गया है, देख लीजिए, रो नहीं है तो इधर गुणा करा रहे हैं, तो रो ब्रैकेट में B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर रहेगा, अभी ब्रैकेट हम खोलेंगे, माइनस का गुणा करा दो GH1 माइनस माइनस प्लस GH2, क्योंकि ब्रैकेट खोलेगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको भी ओपन कर ले, हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस हाफ, क्योंकि हाफ रो दोनों में गुणा होगा, हाफ रो B1 स्क्वायर माइनस, हाँ एक बात यहाँ भी, ये रो जो आएगा ये दोनों में रो आएगा, यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि रो का जो गुणा हुआ है दोनों पदों में होगा, तो यहाँ पर भी रो GH2 आ जाएगा। इस रो का गुणा एक पद में हमने कराया था, एक में मिस हो गया, तो फिर से देख लीजिए, ये रो दोनों में, इस पद में भी आएगा इस पद में भी आएगा, दोनों टर्म में रो का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या, रो GH1 प्लस माइनस माइनस प्लस रो GH2, और ये हमारा P1 माइनस
P2। अब हम लोग ये वाला पद और ये वाला पद लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और ये P2 उधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ P1 प्लस माइनस है तो ये इधर आएगा, हाफ रो V1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हाफ रो V1 हो जाएगा, ये माइनस का रो GH1 है तो आएगा इधर तो रो GH1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस उधर ले जा रहे हैं तो ये P2 माइनस था तो P2 प्लस हो गया, और ये चीज इधर प्लस है ही ऑलरेडी पहले से ही, B2 पहले से ही और ये भी पहले से ही है, रो GH2। तो ये आप देख रहे हैं हमारा डेरिवेशन आ चुका है, और इसी को हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये क्या है, बराबर है, इधर की एनर्जी और उधर की एनर्जी जो है कंजर्व है दोनों पॉइंट्स पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट। तो हम लिख लेते हैं कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट लिख लेते हैं, और यही हमारा क्या है, बर्नौली प्रमेय हमारी प्रूफ हो चुकी है। ये बर्नौली प्रमेय है आपकी, जिससे आप घबराते हो, बहुत हलवा है, इजी है, एक बार कायदे से समझ लीजिएगा बस, कभी भूलोगे नहीं आप। अब इस बर्नौली प्रमेय का थ्योरम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको समझते हैं। हमारा कोई अगर बॉलर बॉल फेंकता है, स्विंग कराने वाला बॉलर है, तो स्विंग कब कराता है, यानी बर्नौली प्रमेय की कुछ थ्योरी समझ लीजिए। अगर कहीं का दाब कहीं का जो है हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो वहाँ का दाब कम हो जाता है ऑटोमेटिक। बर्नौली प्रमेय इसी सिद्धांत पर वर्क करती है, यानी किसी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ का दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। चाहे वायु का दाब की बात करें, जैसे ट्रेन, आप लोग सुनते हो कि ट्रेन जब निकल रही है तो वहाँ पास में ना खड़े हो, इसका कारण बर्नौली थ्योरम ही होती है, क्योंकि ट्रेन जब निकल रही होती है तो वहाँ की जो वायु होती है बहुत स्पीड में हो जाती है, उसके कारण मान लो ट्रेन ये जा रही है ऐसे, मान लो ये ट्रेन जा रही है ऐसे, आप यहाँ पर खड़े, अब ये ट्रेन बड़ी तेजी से जा रही है तो यहाँ का वायु भी बड़ी तेजी से आगे भाग रही है या स्पीड में मूव कर रही है। जो हवा है इसके पास की, इस व्यक्ति के पास की जो हवा है या आपके पास की जो हवा है बड़ी तेजी से चलेगी, तो यहाँ का दाब हो जाएगा कम और बाहर का दाब रहेगा ज़्यादा, तो आप पर धक्का लगेगा, अंदर की ओर गिरने का डर रहता है। इसलिए हम लोग जब ट्रेन वगैरह निकलती है तो पास में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि ट्रेन के पास वाली वायु जो होती है वो स्पीड में मूव कर रही होती है, स्पीड में मूव करने के कारण वहाँ का दाब कम हो जाता है, जो प्रेशर होता है लो हो जाता है, और आपके पीछे का प्रेशर हाई रहता है, तो प्रेशर लो प्रेशर जहाँ पर होगा वहाँ की ओर क्या करेगा, आपको धक्का लगाएगा, आपके ऊपर ऐसे धक्का मारेगा, यहाँ की हवा उधर जाना चाहेगी, क्योंकि उधर दाब कम हो गया है तो आप पे पीछे से धक्का लगेगा, तो आप ट्रेन की तरफ गिरने का ज़्यादा खतरा रहेगा आपको, यानी आप ट्रेन की तरफ अंदर की ओर गिर सकते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर दाब हमारा कम। ऐसे ही इसी सिद्धांत पर हमारा जो प्लेन है वो भी उड़ता है,
यानी जो प्लेन के पर होते हैं उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये बाहरी वाला सिरा ज़्यादा हो, ये प्लेन है, मान लीजिए बाहरी वाला सिरा ज़्यादा हो, अंदर वाला सिरा कम हो, तो बाहरी वाले सिरे को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, तो वहाँ का वेग ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ बाहर का वेग ज़्यादा, तो बाहर के मतलब जो ऊपर वाले पर होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, तो बाहर यानी ऊपर दाब कम, नीचे दाब ज़्यादा, तो इसी सिद्धांत पर क्या होता है, प्लेन ऊपर उठने लगता है। ऐसे जैसे बहुत तेज़ी से स्पीड से फैन चल रहा है, बड़ी तेज़ी से फैन चल रहा है, ऊपर का दाब कम हो गया, नीचे का दाब बढ़ गया, क्योंकि ऊपर के पर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं हमारे, वो पर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ऊपर का जो लेंथ होती है, ये वाली जो लेंथ होती है, ये लेंथ ज़्यादा होती है, और नीचे कम होती है, तो ऊपर वाली लेंथ ज़्यादा दूरी तय करेगी और नीचे वाली कम तय करेगी। तो वहाँ पर ऊपर दाब कम हो जाएगा और नीचे ज़्यादा रहेगा, तो प्लेन ऊपर उठने लगेगा। इस सिद्धांत पर प्लेन भी वर्क करता है और उड़ता है। इसी तरह से जो बॉलर होते हैं हमारे, बॉल को जो स्विंग कराते हैं, तो ऐसे रोटेट कराते हैं बॉल की एक तरफ की स्पीड ज़्यादा होती है बॉल के रोटेशन की, और एक तरफ कम होती है, तो जिधर ज़्यादा होती है उधर का दाब कम हो जाता है, और जिधर कम होती है उधर का दाब ज़्यादा, तो उसके कारण से वो बॉल स्विंग हो जाती है, घूम जाती है, फेंकते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई बार घूम जाती है। इस तरह से वो लोग, खिलाड़ी लोग बॉल को स्विंग कराते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।